एक एक टेंसर बच गया है। मैं आज टेंसर डेफिनेटली जो है डाल दूँगी। और बीन्स फंक्शन बचा है, ग्रुप थ्योरी बचा है और वो पार्शियल डेरिवेटिव, बस ये 4 टॉपिक बच गए हैं। हाँ, उसके बाद मैथ्स तो बाकी पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं आज डालूँगी। तो इलेक्ट्रोस्टैट चालू करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम फिज़िक्स में जितना कुछ भी पढ़ते हैं, अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ा है, उसमें मुझे सबसे बड़ा इलेक्ट्रोडायनामिक्स लगता है और है भी। ये बहुत बड़ा है और इसके बड़े होने का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि ये 12th से चालू होके भी पीजी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता और वही-वही चीज़ हम बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ते हैं और उसमें कुछ नया-नया चीज़ बस इन्वॉल्व हो जाता है। इतना बड़ा है ये। इतना बड़ा है कि वैसे तो आसान होता है सिर्फ़ लिख देना कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है, ठीक है? और एक होता है अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज़ नाम प्लाज़्मा। और एक आता है अपना, उसको बोलते हैं वेरिंग पोटेंशियल, जिसमें हम रिटार्डेड पोटेंशियल वगैरह पढ़ते हैं। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है ना? फिर इसी में वेव गाइड वगैरह भी ऐड ऑन कर लो, वेव गाइड आ जाता है। फिर कुछ बोल रहा है क्या? दिख ये नहीं दिख रहा? हाँ, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगा येलो बहुत ज़्यादा चुभे ना, इसलिए फिर मैं ये यूज़। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया अपना? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वही चार्ज जो है अगर मोशन करे बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके बारे में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और जब उसकी चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर जाए, तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज मतलब यहाँ वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन 0। यहाँ वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है लेकिन कांस्टेंट होती है, ठीक है? एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे वेलोसिटी भी नॉन ज़ीरो होती है और एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है? तो आज जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करते हैं, है ना? सबसे पहला आज कोशिश करेंगे कि हम जो है पूरा इलेक्ट्रोस्टैट खत्म कर दें और टाइम अगर हुआ तो मैग्नेटोस्टैट भी कर देंगे, नहीं तो मैं उसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट दूँगी, क्योंकि इसके बाद के आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैक्सवेल्स इक्वेशन अलग-अलग फ़ील्ड्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईएमटी का। फिर वेवगाइड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर पोलराइज़ेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? जिसके लिए मुझे अलग-अलग सेशन लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो क्या-क्या मैं बता देती हूँ एक बार थोड़ा और अच्छे से। ना, वेवगाइड हो गया, अपार्ट फ्रॉम जो हम पहले देखे। प्लाज़्मा आपको नहीं आता है, प्लाज़्मा आप लोगों को नहीं आता है। और क्या हो गया फिर, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? और इसके बाद आता है आपका और क्या बच रहा है? ये 2 चीज़ तो हो गई, पोलराइज़ेशन, इसमें हम फ्रेनल्स
फ्रेनेल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर आपका क्या है ब्यूस्टर्स एंगल है ना? ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और हाँ, ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है और अगर उनका वो हुआ, मन किया, तो रिलेटिविस्टिक ईएमटी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर 2 फ्रेम चल रहे हैं, एक फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ऐसा है, तो दूसरा फ्रेम जो कि इतने स्पीड से चल रहा है, तो उसका कौन-सा कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा थ्योरेटिकली बस पूछेगा, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैट में बुनियादी चीज़ सबसे पहले जो आती है और कोई कलर अच्छा नहीं है क्या? जो दूसरा ढंग का दिख रहा हो क्योंकि एक ही में मज़ा नहीं आएगा। लाइक यूज़ व्हाइट करूँ क्या? व्हाइट ठीक है ना? व्हाइट ठीक दिखेगा क्योंकि एक ही कलर में मज़ा नहीं आएगा मेरे को भी, है ना? सबसे पहले तो अपना कूलम्ब्स लॉ आता है। अब जिसको लगेगा कि बेसिक है, तो फिर हम आगे भी पढ़ेंगे जहाँ पे एडवांस चीज़। मुझे एक चीज़ ये बताओ अगर कोई 2 चार्ज एक सर्टेन मीडियम में है और उसको फ्री स्पेस पे रखी हूँ, तो किसमें फ़ोर्स ज़्यादा लगेगा और किसमें फ़ोर्स कम लगेगा और कितने टाइम ज़्यादा लगेगा? हुँ? ये सब तो एकदम बेसिक चीज़ है, लिख देते हैं बाकी, ठीक है? अब अगर मान लो मेरे पास एक मीडियम है, मीडियम में अगर मैं 2 चार्जेस के बीच में फ़ोर्स निकाल रही हूँ और अगर मैं वही चीज़ एयर के बीच में निकाल रही हूँ, तो उनमें आपस में रिलेशन ऐसा होता है ना? क्योंकि जब मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के केस में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और एप्सिलॉन क्या होता है अपना? व्हाट इज़ एप्सिलॉन? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अच्छा परमिटिविटी की मतलब क्या होता है? क्या बताता है परमिटिविटी? एग्ज़ैक्टली और वही सेम चीज़ अगर मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है तो वो परमिएबिलिटी हो जाता है। वैक्यूम, ठीक है? और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है? तो उस हिसाब से आप मीडियम का और एयर का रेशियो लोगे, है ना? ये के क्यू बाई आर स्क्वायर तो ये वाला रिलेशन बनेगा, ओके? अब एक बेसिक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जिसमें इनका रिलेशन पता होने से चीजें जो है आती हैं। एक ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और एन इज इक्वल्स टू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। वैसे ही एप्सिलॉन ये तो इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं बट अगर ओवरऑल बोलूँ तो ये जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। बट क्योंकि हम डील किससे कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, तो इलेक्ट्रोस्टैट के केस में म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो उस इसलिए जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और परमिटिविटी का रिलेशन ये होता है, ठीक है? और इसका ये रिलेशन होता है। तो ये एक 2 रिलेशन इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है और पूछ लेता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी या परमिटिविटी दिया होगा और पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ है, इसके अलावा तो और नहीं है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना?
इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिलेशन क्या है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का? F इक्वल्स टू क्यू वी, है ना? और या फिर लिखना चाहें तो E इक्वल्स टू के बाई आर इंटू आर कैप, जो भी डायरेक्शन हो इसका। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है ना, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसकी साइड सेम है, जैसे ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है ना? और रेगुलर अगर पॉलीगॉन है और इनके सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा और सब तरफ चार्ज जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम चार्जेस हो, ठीक है? ये शर्त होती है, सब तरफ सेम चार्ज होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर हम कितनी आएगी? ऑलवेज जीरो। कैलकुलेट करके देख लेना, हमेशा जीरो आती है ना? लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। रेगुलर रहेगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो आएगी, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हाँ, दे सकता है, हालांकि ये चांसेस तो बहुत ही कम। एक आता है आप लोगों का इक्विलिब्रियम की कंडीशन, है ना? इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जिनको चीजें समझ नहीं आएंगी तो एक बार मुझे पूछ लेना, और जो बोल नहीं सकते हैं वो लिख देना, तो जो बोल पा रहे हैं वो मुझे बता देंगे कि मैम इनको डाउट है ऐसा है। ठीक है? तो इसमें दो केस आता है आपका। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम पढ़ते थे ना ट्वेल्थ में, कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में तीसरे चार्ज को ऐसे रखो सच दैट उसमें नेट फोर्स जो है वो जीरो लगना चाहिए, है ना? पढ़ा है ना ऐसा टाइप्स का? ये चीज आपको नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि जैसे मान लो मेरे पास ये चार्जेस है और दोनों सेम चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम उसके, ठीक है, पोलैरिटी के। तो मैं बीच में कोई थर्ड चार्ज रख रही हूँ जो भी सेम पोलैरिटी का होगा। अगर मैंने दोनों साइड प्लस रखे हैं तो मैं यहाँ भी प्लस रख रही हूँ, मैं दोनों साइड माइनस रख रही हूँ तो भी यहाँ माइनस रख रही हूँ। अब किसी एक पॉइंट में इसके पास ये रिपल्सिव फोर्स जो ये लगा रहा है पहला वाला, और जो ये दूसरा लगा रहा है ये रिपल्सिव फोर्स, दोनों इक्वल एंड इक्वल और अपोजिट रहेंगे, तो इसमें जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज में बिकॉज ऑफ पहला और दूसरा, ये जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं सच दैट एक्स डिस्टेंस, और एक्स इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, एक्स बहुत छोटा है, और मैं अगर इसको एक जगह नई जगह पे डिस्प्लेस कर दूं सच दैट ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? हाँ, अगर मान लो ये डिस्टेंस मैं लेती हूँ, इस पूरे डिस्टेंस को मैं डी लेती हूँ, और ये भी मेरा पूरा डिस्टेंस डी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स, क्योंकि ये कम हो गया कुछ, और इधर से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी प्लस एक्स, ठीक है? और अब क्या करेगा, ये जो चार्ज है पहला वाला वो इस पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला भी इस पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन इसके वजह से जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो ज्यादा होगी, इसके वजह से हमारा चार्ज इस साइड डिस्प्लेस होगा। फिर जब वो इस साइड में आ जाएगा तो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो ऐसे करके हमारा जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सच दैट जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत ज्यादा करोगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। समझ आया? सबको, सबको समझ आया? ठीक है, तो इसके लिए ना आपको पूछता है कि ये बताओ कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा।
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो इसको हम पता है कैसे निकालते हैं, आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मैं डिराइव नहीं करूँगी। अ, दूसरा कलर लेते हैं कोई अच्छा-सा, ठीक है। मान लो ये मेरा चार्ज 1 है, ठीक है, ये मेरा चार्ज 2 है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है। तो कैसे निकालते हैं इसको? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू 2। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स के बराबर होता है। ये फोर्स आप निकाल सकते हो कूलम्ब्स लॉ से, उसको इसके इक्वल पुट कर देना, ठीक है? और यहाँ से एक्स का टर्म बाहर निकालना। दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो वहां से माइनस के की वैल्यू मिलेगी। अब माइनस के की वैल्यू मिलेगी तो के इज इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, ये नहीं, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम होता है। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम होता है। के की वैल्यू पुट करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रही हूँ जो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है, दैट इज इस केस में ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 4 के क्यू स्क्वायर। ये के कौन सा के है अपना? ये के कौन सा के है? ये वाला के स्प्रिंग कांस्टेंट का था। ये जो है दिस इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये वाला के जो है दिस इज योर रिलेटिव परमिटिविटी और ये हो जाएगा आर क्यूब बाई ए, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी नेट फोर्स जो उस बीच वाले चार्ज पे लगेगा, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो है 4 k क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब सिमिलरली इसी से जो मैंने दूसरा बनाया था उसके केस में भी एक चीज आती है, दैट इज योर, यहाँ पे ये दोनों चार्जेस सेम होते हैं बट अभी हमने एक्स एक्सिस में चार्ज लगा था, है ना। इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो पे यहाँ पे मैंने एक्सियल प्लेन में चार्ज लगा था, ठीक है। यहाँ पे हम इक्विटोरियल पे रखें, इक्विटोरियल प्लेन में हम चार्ज रखें, ठीक है। तो ये हमारा इक्विटोरियल प्लेन है, इक्विटोरियल प्लेन जिसमें हम चार्ज रख रहे हैं, ओके। अब इक्विटोरियल प्लेन में चार्ज रखेंगे तो इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मैं रखूंगी तो वो इस साइड रिपल्सिव डायरेक्शन में जाएगा और इसके वजह से वो इस साइड में जाएगा, तो दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में मिलेगी क्योंकि इधर इधर वाली तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये बाहर ऊपर चला जाएगा, ऊपर फेंका जाएगा। तो हमको ऊपर फेंकाएगा मतलब ये दूर चला जाएगा, तो हमको दूर नहीं भेजना है इसको। हम क्या चाहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, तो हम दूसरा चार्ज इसमें लगाएंगे, दूसरे पोलैरिटी का चार्ज लगाएंगे। पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज इसमें नहीं लगाएंगे, नेगेटिव जब इक्वेटोरियल प्लेन में रखते हैं तो अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज रखते हैं, तभी वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं पोजीशन से तो, ठीक है। तो इसके वजह से फोर्स लगेगा इस पे और इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये इस डायरेक्शन में होगा तो ये देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल एंड अपोजिट होने की कोशिश करेगा और फिर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगी तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा, मतलब ऐसे 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 आते रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एट डी डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, या डी ना लेके एक्स लेते क्योंकि हमने पहले भी एक्स लिया था। तो ये एट एक्स डिस्टेंस ऊपर सिचुएटेड है और इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करती हूँ सच दैट, स्लाइटली डिस्प्लेस करती हूँ सच दैट कि, और इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करती हूँ सच दैट कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम मेथड से जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि रिजल्टेंट फोर्स को इसके इक्वल पुट करोगे और अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालोगे, यहाँ पे भी
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मैं उसकी वैल्यू बता देती हूँ। ये स्टैटिक फैक्ट की तरह आ सकता है कि मान लो आपके पास कोई दो चार्ज है और दो चार्ज के एक्सिस पे अगर आपका थर्ड चार्ज है जिसकी सेम पोलैरिटी है सच दैट मैं स्लाइटली उस चीज को डिस्प्लेस कर रही हूँ, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेन करेगा। सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? तो ये स्टैटिक फैक्ट के रूप में आपका एमसीक्यू आ सकता है। और जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 2k⁻² अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो, इक्वेटोरियल पे लगने वाला फोर्स एक्सिस के लगने वाले फोर्स के कितना है? हाफ, है ना। ये क्या था एक्सिस में लगने वाला फोर्स, और ये क्या था इक्वेटोरियल में। तो इक्वेटोरियल प्लेन में अगर हम चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें फोर्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अलग लगता है, मतलब एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कम लगता है। तो एक ये भी रिजल्ट की तरह आपको पूछा जा सकता है ना। ये सब बेसिक है जो पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट बहुत बड़ा है और उसके पूछने की कुछ भी चांसेस है। तो ये चीज समझ आया जो मैंने बताया इक्विलिब्रियम वाला, है ना। सबको समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है दैट इज फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना क्या पता है। बताइए थोड़ा बहुत, फ्लक्स क्या होता है। हाँ, मतलब ठीक है, सही बोला। ये क्या है अपना? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, है ना। या जिसको क्या बोलते हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमको क्या बताता है, ये फ्लक्स को बताता है। फ्लक्स मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड लाइंस की जो है एरिया से एनक्लोज होके कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, वो फ्लक्स फ्लक्स बताता है। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, बताओ तो। दिख रहा है वैसे भी, स्केलर है कि वेक्टर है, बताइए। क्या है? ये कंफर्म होके बताओ, ये डाउटफुल क्यों हो? दिख रहा है, देखो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है किसी दो चीज का, वो दो चीज वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा स्केलर ही होता है। और चार्ज एनक्लोज चार्ज अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये तो हमेशा नहीं, डायरेक्शन के लिए नहीं बताते हम, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड से ये चीज बता देते हैं। अगर तुम्हारा फाई का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम इसको बताते हैं कि ये बाहर की तरफ है फ्लक्स, और अगर फाई का वैल्यू नेगेटिव आता है तो बताते हैं कि अंदर की तरफ है। यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव से हम उस चीज को बताते हैं। जस्ट लाइक कि अगर फोर्स में तुम्हारा अगर नेगेटिव फोर्स आता है तो हम इसको हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर बोलते हैं, और यही फोर्स अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम इसको रिपल्सिव बोलते हैं। फ्लक्स इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर होगा? कॉमन सेंस लगाओ ना। ठीक है, हम बस आउटगोइंग और इनकमिंग मतलब एक पॉइंट के अबाउट फ्लक्स को बताते हैं, तो हम उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि वो बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है। लेकिन हम कभी भी ऐसे डायरेक्शन यूज नहीं करते फ्लक्स को डिनोट करने के लिए या फ्लक्स को बताने के लिए। हम फील्ड लाइंस को बताने के लिए डिनोट करते हैं, ये हमारी फील्ड लाइंस है और ये सरफेस है। तो फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ फ्लक्स जा रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हो तुम, समझे।
हाँ। नहीं, वो तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है कि अच्छा पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है मतलब फील्ड आउटगोइंग है, और नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है मतलब फील्ड इनकमिंग है। इससे फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं है, फील्ड का डायरेक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव जो बता रहा है। फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, वो फील्ड लाइंस को बताता है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर तुमको नहीं भी पता ना कि फ्लक्स क्या है, तुमसे कोई पूछ ले तो ये कॉमन सेंस लगाओ कि वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा स्केलर होती है। ठीक है। अब ये चुप तो नहीं रहा है रेड कलर, ये दिख मतलब हो रहा है थोड़ा ज्यादा, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो अजीब दिखता है। अब कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है और ये इजी क्वेश्चन है, तो मे भी आप लोगों को सेट में पूछ सके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड फिगर, है ना। कोई भी क्लोज्ड फिगर दे दे, जैसे मान लो ये बहुत फेमस एग्जांपल है, आई डोंट नो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखा है, ये गेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हो। एनी क्लोज्ड फिगर इफ पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म electric field is always equal to जीरो। वैसे भी अब हम थियोरेटिकल टॉपिक चालू कर दिए तो अब मजा आएगा। अभी तक हम सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें उतना मजा नहीं आता जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर। लेकिन बाकी जितने चैप्टर्स है ना, यूनिट्स हैं, उनमें आप बिना क्वेश्चन के भी बहुत मजे ले सकते हो टॉपिक का। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, मतलब ये हाफ 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 हेमिस्फीयर है, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, हाफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब मुझे एक बात बताओ, इससे फ्लक्स कितना पास ऑन हो रहा है, देख के बताओ जल्दी। कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि अगर है जीरो फ्लक्स पास ऑन हो रहा है, बाकी सब भी एग्री करते हैं जीरो होगा, या जीरो क्यों होगा ये आया समझ। जितना फ्लक्स आ, हाँ बताइए बताइए। हाँ वही बता रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, एक दो तीन, फ्लक्स मतलब क्या हो गया, अगर हम इससे डिनोट करके बताएं, क्योंकि यहाँ पे अभी चार्ज एनक्लोज के बारे में तो बात हो नहीं रही है, यहाँ फील्ड लाइंस की बारे में बात हो रही है। तो फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, इस सरफेस से तीन, और उतनी ही तीन सरफेस से बाहर निकल जा रही है, तो अंदर कोई नेट फील्ड तो बच ही नहीं रहा है, और आप इसको क्लोज्ड सरफेस के अलॉन्ग निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस सरफेस से पास होने वाली फील्ड फील्ड कौन सी होगी, ये तीन लाइंस, और इसका सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाली फील्ड भी तीन ही है, और इसका सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो दोनों के थ्रू जाने वाला फ्लक्स जो है, एक का अगर मान लो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, तो एक का फ्लक्स जो है वो नेगेटिव आएगा, और दोनों को ऐड ऑन करोगे तो नेट फ्लक्स जो है वो जीरो आएगा। वैसे भी कोई क्लोज्ड फिगर से जितना अंदर फील्ड लाइन जा रही है, उतनी ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे ये स्फीयर है, इधर से जितनी अंदर आ रही है उतनी ही अगर बाहर चली गई, तो नेट फील्ड लाइंस क्या बचेगी, जीरो। तो नेट फील्ड लाइंस जो है अंदर जीरो बचेगी, तो हमारे पास फ्लक्स थोड़ी ना कुछ रहेगा उसमें, समझे। नहीं समझे।
हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आ रही है। नहीं, वो कुछ बोली नहीं ना। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन उनको समझ आए कि नहीं आए? समझ आया आपको? नहीं, जो पूछ रही थी वो उनका कुछ आंसर ही नहीं। कौन? ये वाला? ये सरफेस एरिया का एरो है, ये सरफेस एरिया का एरो है। और ये इस आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे फील्ड लाइन इसमें भी जा रही है और ये सेम फील्ड लाइन इसमें भी जा रही है, तो दोनों तो ऐड हो जानी चाहिए। यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ, ये सरफेस एरिया का एरो है। सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ई डॉट डीएस करोगे तो एक बार ई डॉट डीएस, क्योंकि ये अपोजिट है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये सरफेस एरिया, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। कॉस 180 क्या होता है? -1। और इधर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? 0 डिग्री। कॉस जीरो क्या होता है? +1। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो। क्लोज्ड फिगर से, ठीक है? ठीक है। तो ऐसे टाइप के ना क्वेश्चन इन लोग के बहुत फेवरेट है, और अगर सेट में चाहे आप लोगों का लेवल बढ़ाना चाहे तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? कि वो आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या, पता है कैसे करेगा? जैसे मैंने यही जो फिगर बताया था ना, ऐसी टाइप को बता देगा फिगर। और ये मान लो हेमिस्फीयर है और ये तुम्हारा कर्व्ड एरिया है। तो मान लो वो हेमिस्फीयर को बोल देगा ए, ए वाला एरिया और बी वाला एरिया। बोल रहा है फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एरिया बी। ये जो कर्व्ड एरिया है ना, इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा वो निकालने के लिए पूछ लेगा आपको। अब आपको क्या पता है कि जो नेट फ्लक्स है वो तो जीरो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। इसका मतलब ए से जितना फ्लक्स जाएगा और बी से जितना फ्लक्स जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अब बी के लिए निकालना है तो वो ए के बराबर होगा। तो क्या करोगे? इसका एरिया निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको वहां पे एरिया बोल देगा कि इसका जो एरिया दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है? तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, है ना? इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस करना इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। और ये कितना हो जाएगा? कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये इस साइड है और ये इस साइड है, दोनों के बीच में कॉस 180 डिग्री, ठीक है? और कॉस 180 कितना हो जाएगा? माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेट मत करना, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन की, और मतलब कांस्टेंट। और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएस करोगे तो वो इसका सरफेस एरिया दे देगा, जो कि ए गिवन होगा एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ई ए। अभी माइनस ऑफ ई ए जो है वो बी का है, सॉरी, ए का है, जो ए के लिए हम निकाले हैं। बी वाले का क्या होगा? इसी के इक्वल होगा। इसी के इक्वल होगा मतलब इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि 5a - 5b जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो 5a हमारा अगर ई ए निकला है तो हमारा 5b कितना निकल जाएगा? मतलब दोनों की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो हमारा 5b कितना होना चाहिए? एक चीज पॉजिटिव होनी चाहिए और एक चीज नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर हमारा 5a जो है, मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया, इसके थ्रू अगर हमारा सरफेस फ्लक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसको ए लो,
ठीक है। तो इसके थ्रू अगर हमारा फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है तो इसके थ्रू हमारा फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। तो इसको मैं अगर बी माइनस फाइव ए लिख लूँ तो चलेगा। तो फाइव बी जो है मेरा वो पॉजिटिव आना चाहिए और जो मेरा फाइव है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो एक ऑप्शन आपको देगा माइनस ऑफ ई ए। तो माइनस ऑफ ई ए को राइट करके आ जाना, क्योंकि वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके फ्लक्स के इक्वल। मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो बताना चाह रही हूँ कि क्लोज्ड सरफेस देगा और एक फिगर ऐसा होगा या एक सरफेस ऐसा होगा जिसका एरिया आपको बता देगा, और कोई अजीब टाइप का दूसरा फिगर होगा उसके लिए बोलेगा कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है। तो दोनों के थ्रू जाने वाला फ्लक्स, नेट फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। तो एक की वजह से निकाल लेना, वो ही किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरे की वजह से। जैसे मान लो एक और टाइप का एग्जांपल दे सकता है कि ऐसे ऐसे टाइप का दे दिया, और यहाँ पे इसका जो बेस है उसके बेस को बोल दिया स्क्वायर, और इससे एसोसिएटेड ये है। तो इसका एरिया हमको मान लो दे देगा कि इसका एरिया ए है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालो। तो क्या करोगे, नेट फ्लक्स जीरो होगा, तो इसके थ्रू का जो फ्लक्स होगा वही इसके इक्वल होगा। तो इसका फ्लक्स निकालना वही इसके फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर चाहे बनाना तो वो बना सकता है। समझ आए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बाकी सबको भी आया, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी शायद श्रुति बाद में ज्वाइन की है। श्रुति तुमको समझ आ रहा है। श्रुति नहीं है क्या क्लास में। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सॉलिड एंगल। ठीक है। सॉलिड एंगल जो हमारा नॉर्मल एंगल होता है, क्योंकि सॉलिड एंगल का यूज जब हम डिस्क और सर्कल के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल है, ये चार्ज प्लेस है, ये डिस्क है। यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है और ये कोन है। ठीक है। दिस इज कोन, दिस इज डिस्क एंड दिस इज सर्कुलर रिंग। ये क्या है, ये सर्कुलर रिंग है। ये क्या है, डिस्क है। और ये क्या है मेरा कोन। ठीक है। और कई बार पूछ लेता है कि ये जो है चार्ज, इससे समथिंग डिस्टेंस है आर, आर, आर। तो इससे जाने वाला फ्लक्स निकालो, इससे जाने वाला फ्लक्स निकालो, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और अगर देखोगे तो तीनों कंडीशन जो है वो लगभग एक जैसी दिख रही है। तीनों कंडीशन लगभग एक जैसी दिख रही है। तो तीनों से जाने वाला फ्लक्स सेम होता है, चाहे सर्कुलर रिंग बोले, चाहे डिस्क बोले, चाहे कोन बोले। और इसी में सॉलिड एंगल को कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे ये इस पूरे के रिस्पेक्ट में हम जो एंगल लेते हैं सॉलिड एंगल, तो यहाँ पे ओमेगा को कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए सॉलिड एंगल को बता रहे हैं। ठीक है। तो सॉलिड एंगल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो विजुअलाइज ऐसे करो। ये हमारा मान लो आर है, इसका रेडियस, ये एल है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये हमारा थीटा बना रहा है, क्योंकि क्या है हमारा सॉलिड एंगल। तो अगर इसको इन टर्म्स ऑफ एल और आर लिखना चाहोगे तो यहाँ से cos थीटा निकालोगे तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो क्या हो जाएगा 1 - L/√of L² प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको पूछ ले कि स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होता है,
क्या होता है स्फीयर का सॉलिड एंगल, बताओ तुम। हम्म? इस स्फीयर का जो सॉलिड एंगल है वो कितना बनेगा? ये 360 होता है, वो भी सिर्फ प्लेन का। ये इसको ऐसे कर दूंगी, मतलब समझ पा रहे हो, जैसे ये एक डिस्क है और एक डिस्क ऐसे है, दो डिस्क लूंगी तब जाके ये पूरा कंप्लीट कवर पाएगा। तो ये 360 प्लस 360 720 होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इसी का हाफ कर दोगे तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा, दैट इज 2 पाई, इसका 360 होता है। ठीक है, 1/4 कर दोगे तो पाई किसका होता है, क्वार्टर ऑफ स्फीयर का। ठीक है, ये भी ऐसे स्टैटिक पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, या सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर इज 4 पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, ऐसा टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी इतना पढ़ लिए, अब उसके बेसिस पे कंक्लूजन लिख देते हैं, दैट इज गॉस लॉ। आपको पता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर किसी को समझना हो ईएमटी बहुत अच्छे से, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए या उसको क्या समझना चाहिए? या जैसे हम बोलेंगे कि पिलर्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो पिलर्स क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, कोई बता पाएगा? कुछ तो बोलिए, आप लोग इतना शांत रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, फिर तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं लाइव क्लास ले रही हूँ। और कोई? किसी ने माइक ऑन किया है बट उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। पता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इलेक्ट्रोडायनामिक्स में होती है, दैट इज दी मैक्सवेल्स रिलेशन। मैक्सवेल्स रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल्स रिलेशन अगर आपको पता है तो आपको, अगर मैक्सवेल्स रिलेशन बहुत अच्छे से आते हैं, इट मीन्स आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, अभी जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये थोड़ा 12th का कॉन्सेप्ट है बट चीजें कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैं जस्ट रिजल्ट्स लिखाऊंगी, डिराइव नहीं कराऊंगी यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है? मुझे एक बात बताइए, जो डेल क्रॉस ऑफ ई होता है, ये क्या होता है, ये बताइए। लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या आता है हमारा, इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसके में तीन केस आते हैं। ठीक है, एक इनफाइनाइट रॉड, एक फाइनाइट रॉड और एक सेमी फाइनाइट। एक इनफाइनाइट रॉड, ठीक है, रिजल्ट पता है किसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड एट अ डिस्टेंस आर, किसी को भी पता है? देखो ये हमारी इनफाइनाइट रॉड है, पॉजिटिव। ठीक है, इट इस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये क्या होती है, ऐसा रिजल्ट देखा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू, अब ये किस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
अब फाइनाइट रॉड है मतलब इसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट दे दी गई है, ये एट अ डिस्टेंस आर। ये सारी चीजें 12th के कॉन्सेप्ट है, बट मान लो क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। मतलब जैसे मान लो ये सब गॉस लॉ से निकाला जाता है ना, यही आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस लोगे, यहाँ पे लाइन है तो लाइन के लिए क्या बनाते हैं हम, सिलेंडर। याद है ना ये सारी चीज आप लोग को? हम्म। हाँ, तो इसलिए मैं डिराइव नहीं कर रही हूँ। ये मान लो आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो इसमें दो डायरेक्शन में फील्ड मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होती, इसमें कैंसिल आउट हो जाती है। एक्स कॉम्पोनेंट कैंसिल होता है, सिर्फ वाई मिलता है, लेकिन इसमें हमको दोनों कॉम्पोनेंट मिलता है। दैट इज के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अभी थीटा वन थीटा टू इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यही चीज जब अब इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट के केस में थीटा कितना बन जाएगा बताओ? अगर हमारा रॉड इनफाइनाइट है तो थीटा कितना हो जाएगा? हम्म? हाँ 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरवाइव एक्स एक्सिस के अलाउंग सरवाइव नहीं करती जब हम इनफाइनाइट रॉड की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90 90 कितना हो जाएगा? अगर हमारा थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू 90 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा इंटू टू बाई आर। और सिंप्लीफाई करोगे, लैम्डा अपॉन ये टू, ये फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर। टू से टू कैंसिल, तो देखो ये सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट रॉड है, मतलब एक साइड जो है फाइनाइट है और एक साइड जो है वो इनफाइनाइट है। मतलब ये वाला साइड जो है इनफाइनाइट हो जा रहा है, तब उससे अंदाज लगाओगे, और इस पॉइंट में आपको बोल रहा है निकालने के लिए। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो थीटा वन कितना हो जाएगा, जीरो। और थीटा टू कितना हो जाएगा, 90। उस एनालॉजी से ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लैम्डा बाई आर, है ना। और ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लैम्डा बाई आर। मतलब दोनों जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें हम शीट की बारे में बात करते हैं। अब ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डिस्टेंस आर में कितनी होती है बताइए? हम्म। इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन का मतलब ऐसा, ठीक है। बताइए, इसमें हम क्या एक पिल बॉक्स ड्रॉ करते हैं या सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, और इसके थ्रू इस पॉइंट पी पे निकालते हैं, तो कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए? ये बताऊंगी मैं। किसी को नहीं पता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये तो बहुत बेसिक चीज। स्फेरिकल, हाँ ये तो बहुत बेसिक चीज। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, इसलिए प्लेन के वजह से फील्ड जो है वो आर पे डिपेंड ही नहीं करती, ये भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन, या फिर ये बोल सकता है द डिपेंडेंसी ऑफ आर इन इन इनफाइनाइट प्लेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब पहला दे देगा ऑप्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरा दे देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीसरा दे देगा क्या बोलते हैं, और क्या दे सकता है, टू नॉट डिपेंड और नन ऑफ द, है ना।
इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, और डी दे देगा या फोर्थ दे देगा नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अगर ऐसे टाइप के दे देगा, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। से ड्यू टू लाइन सिमेट्री की वजह से आर पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, नन ऑफ दी अबव। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि रिजल्ट के बेसिस पे वो सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला केस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हॉलो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के केस में तीन चीज होगी, है ना। मैं स्फीयर बना देती हूँ पहले। एक बार हम इधर का निकालेंगे जो कि इनसाइड होगा, एक बार ऑन द सरफेस होगा, और एक बार आउटसाइड होगा। ऐसे ही निकालते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और गॉस लॉ लगाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हर बार आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर, और ये किसके लिए, ये आउटसाइड, ये ऑन द सरफेस, ठीक है, और ये हो जाएगा इनसाइड, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, इनसाइड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हॉलो स्फीयर है ये, हाँ जीरो आएगी, चार्ज एनक्लोज करेगा ही नहीं वो, ठीक है। और ऑन द सरफेस कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप। अब ये कैपिटल आर हो जाएगा ना, कि ऑन सरफेस में स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के इक्वल, क्योंकि हम रेडियस सरफेस के लंबे। अब मुझे ये दोनों चीज सिग्मा के टर्म्स में लिख के बताओ। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। दोनों के केस में बताओ सिग्मा के टर्म्स में क्या वैल्यू आएगी जल्दी, जब तक मैं सॉलिड के लिए कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है। हेलो, एक सेकेंड ना। आप लोग को आवाज आ रही है ना। लिखा उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी उसको, वो बनना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। और सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, ये स्फीयर है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा रो, है ना, मतलब यहाँ कंप्लीटली चार्ज भरा है अंदर भी। और यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के केस में फिर अलग निकलती है। ठीक है, तो इसके केस में आता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दैट इज रो आर अपॉन डी एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। आउटसाइड कितनी हो जाएगी,
आउटसाइड हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड तो हमेशा ये फिर हमारे लिए पॉइंट चार्ज की तरह है, तो ये हमेशा के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होती है। ठीक है, और के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और अगर बात करें ऑन द सरफेस के बारे में, तो ये कितनी हो जाती है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप और के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार इनके बीच में ग्राफ भी पूछता है ना। देखिए हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ये एट आर इज इक्वल्स टू आर, तो ये लीनियरली डिपेंड करती है, फिर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये सारे टाइप्स के कोई। हाँ बोलिए। नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। क्या चीज समझ नहीं आ रही आपको जो लिख रही हूँ मैं। नहीं तो ये सारी चीजें तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये गॉस लॉ का यूज करके निकालते हैं। आपने कभी भी एक भी बार सॉल्व किया ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये तो हम ट्वेल्थ में भी करते हैं ये सारी चीजें। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, इसी के लिए बता देती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता देती हूँ। जैसे इसके लिए मैं मान लो ई इन साइड निकालती हूँ, ठीक है। तो ई इन साइड के लिए कैसे करेंगे हम, गॉस लॉ लगाते हैं, सब जगह गॉस लॉ लगाना है। इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड है तो इनसाइड एक स्फीयर कंसीडर कंसीडर कर लो, ये स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये सरफेस एरिया कौन सा सरफेस लोगे, जो गॉस का ले रहे हो, है ना। जो गॉस हमने सॉरी जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया है इमेजिनरी, उसी का सरफेस एरिया लेना, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू एनक्लोज्ड है, तो क्यू एनक्लोज तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको चार्ज डेंसिटी पता है, तो हम चार्ज डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ लिख सकते हैं। तो क्यू एनक्लोज्ड को कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू डी टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि जो अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो क्यू एनक्लोज निकालना चाहोगे तो रो इंटू डी टाउ कर देना। तो इस सरफेस कितना चार्ज को बाउंड कर रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो कांस्टेंट है, और डी टाउ मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक आर आर स्क्वायर से यहाँ पे आर बचेगा, तो ई कितना आ जाएगा, रो आर अपन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो आर के बाहर की तरफ आएगा। अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज का अगर स्फीयर होता तो इनसाइड की तरफ आता। अब आया समझ, इजी है ये, तो ये चीजें। और वहां पे भी आपको अगर याद नहीं आएगा ना, तो एक बार ऐसे ही निकाल लेना, बहुत टाइम नहीं लगता है ये सब चीजों का, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। मतलब खेलना आना चाहिए गॉस लॉ के साथ, तो फिर अलग अलग सिमेट्री के लिए यूज करने में बड़ी मजा आती है। आप लिखने वाले थे क्या, मैं मिटा दी इसलिए क्योंकि पूरा हौच पौच हो गया था। समझ तो आ गया होगा ना। नहीं आता है, मैं आपको भेज दूंगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, मैं जो डिराइव करी होंगी ना मैं उसको एक बार ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। देख लेना, जैसे मैंने क्वेश्चंस भेजे थे वैसे ही मैं इसको भी डाल दूंगी, तो जिसको नहीं बनेगा वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिराइव नहीं करते, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। अब एक आता है स्फेरिकल शेल। ठीक है, यार मैंने एक चीज पूछी थी आप लोगों से कि कर्ल ऑफ ई क्या होगा, ये आप लोग बताए नहीं कोई, अभी मुझे याद आ रहा है। बताइए ये क्या होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड या हम जो स्टैटिक यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के केस में ये कितना होता है? कोई भी बताइए। हुँ? रेडियस हो गया, ये बी रेडियस हो गया। अब इसके अगर 3 पार्ट्स बोले जाए तो एक पार्ट ये होगा इनसाइड, ये बिटवीन द शेल, ठीक है? और ये आउटसाइड द शेल, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आउटसाइड, ये बिटवीन और ये वाला क्या हो जाएगा इनसाइड, ठीक है? तो तीनों के करस्पॉन्डिंग बताइए मुझे क्या होगा? नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो वही बोल दीजिए कि नहीं पता है, मैं वही समझ जाऊँगी तो फिर मैं खुद ही बता दूँगी। हुँ? ये हो गया बीच में, ठीक है? और फिर इसके बाद अगर आउटसाइड के बारे में बात करें, क्या हो जाएगा? तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन टी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जब हमारा आर ग्रेटर देन, ठीक है? तो इसमें भी कई बार रिजल्ट पूछ लेता है कि शेल के लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का रिलेशन। तो यहाँ 2 केस आएगा, एक बार r इक्वल्स टू a और r इक्वल्स टू b। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना? यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर क्या होता है आर स्क्वायर से एक्सपोनेंशियल डिके, तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल ही डिके चलता है, ठीक है? अब एक ना इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैंने आप लोग को जब डाइवर्जेंस पढ़ाया है तब भी बताई थी, अभी मैं फिर से एक बार बताती हूँ, इम्पोर्टेंट। आप लोग सुन रहे हैं ना? टू आर टू द पावर एन प्लस वन। और दूसरा केस होता है डाइवर्जेंस ऑफ आर एन, अगर वेक्टर कर दूं, है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आर एन प्लस वन आर कैप इज इक्वल्स टू एन प्लस थ्री आर टू द पावर एन। ये कब अप्लाई करोगे? जब आपका आर जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तब के केस में ये वाला रिजल्ट वैलिड है। लेकिन जब आपका आर इक्वल्स टू जीरो आता है, ठीक है, तब के केस में फोर पाई जो है ये होता है इसका। ये कब के केस में? जब आपका आर इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, क्योंकि एट एट ओरिजिन पे ये चीज हमारी इनफाइनाइट चली जाती है और इस इनफाइनाइट चीज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हम डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अगर आप लोग एक चीज देखेंगे, ये माइनस है, तो इस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, है ना? लेकिन ये तभी जीरो होगी जब आपका आर जो है वो ओरिजिन नहीं है, मतलब रेडियस जो है वो टेंड्स टू जीरो नहीं है। रेडियस कुछ भी वैल्यू होगी बट जीरो पे नहीं होगी, तब आप जो है इसकी वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू आप तब जीरो पुट कर सकते हैं। ये कब होगा? इसकी वैल्यू जीरो होगी व्हेन आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन जब आर इक्वल्स टू जीरो पे है तब इस डाइवर्जेंस की वैल्यू जो है वो इतनी है, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसके पीछे का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने डाइवर्जेंस के टाइम पे भी बताया था आप लोग को थोड़ा बहुत, है ना? और किसी को अगर इस चीज को बहुत अच्छे से जानना हो तो मुझे पर्सनली पूछ लेना, मैं डेफिनेटली बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी।
ये टाइम भी जाएगा और एग्जाम के रिस्पेक्ट से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आप लोग, है ना। कि ये यहाँ पे डिराक डेल्टा क्यों हुआ था, ये चीज़ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ, यहाँ तक क्या देख हैं, प्लेन देख लिए ना, सॉलिड स्फीयर देख लिए। अब देखते हैं हम फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक है, E इज इक्वल्स टू ए क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। जैसे ये रिंग है हमारी, ये सब भी जो है हम 11th 12th में बहुत सॉल्व किए, पर ये सारे के रिजल्ट जो है कई बार ग्राफिकल फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में पूछ लेता है वो क्वेश्चन में, इसलिए मैं एक बार लिखा दे रही हूँ। इस पॉइंट में हमको निकालना है, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये है एल। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये किसकी वजह से आ गया, सॉलिड एंगल आ गया। ठीक है, ये हमारा डिस्क है, ये पॉइंट पी पे, जो कि अपना ओरिजिन से पॉइंट पी पे है। ठीक है, और इसकी वजह से हमको निकालना है, तो हम यहाँ छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लेंगे रिंग के। रिंग के वजह से हमको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको एंटायर रेडियस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो डिस्क की वजह से आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको बोली थी कि फ्लक्स थ्रू रिंग, डिस्क एंड कोन। अगर चार्ज कहाँ पे सिचुएटेड है, ये रिंग है, चार्ज इधर है, ये डिस्क है, चार्ज इधर है, और ये कोन है और चार्ज इधर है। तो इन सबके वजह से जो फ्लक्स होता है वो सेम आता है, दैट इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अभी कैसे आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली है यहाँ पे, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालिए, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू फाई होता है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकालते हैं और ये हम सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन चार्ज हमारा इधर पे है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं आया तो पूछ लीजिए कुछ भी, ताकि इसके बाद हम पोटेंशियल पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा मुझे बताइए पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो बता सकते हैं। बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई भी बता दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है।
ठीक है, नो इशू। बेसिक चीज़ है पोटेंशियल। जब हम किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जो वर्क डन हम करते हैं वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को जब आप इनफाइनाइट से किसी सर्टेन डिस्टेंस में लाते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम उसको पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर यही चीज अगर लिमिट में सेट हो कि हम ए से बी में जा रहे हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है, तब वो कहलाती है पोटेंशियल। बोथ आर सेम क्वांटिटी, जब इनफाइनाइट से लेके आते हैं तो पोटेंशियल वर्ड डिफाइन होता है, जब किसी फाइनाइट लिमिट से लेके आते हैं या फाइनाइट लिमिट के बीच चार्ज का वर्क डन होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ सर्टेन, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली अलग अलग फील्ड के लिए, वैसे इसके लिए भी है एक हॉलो स्फीयर, जो पूछ सकता है ना एग्जाम में, अगर चाहे तो वो आपको पूछ सकता है। और एक है आपका सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर में आउटसाइड की आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, अपना क्या निकल आएगा, पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ठीक है। हम्म, नहीं ये सरफेस नहीं है, तो लाइन होता है, डॉट डी एल। दिस इज ई डॉट डी एल, या डी आर भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं। तो ये कितना होता है, जे क्यू बाई आर। दूसरा है ऑन द सरफेस, है ना, ऑन द सरफेस होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस की बात कर दिए हैं। देखो, जरूरी है कि हमारे पास इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, बट पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगी कि जहाँ पे भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां पे हमारा पोटेंशियल या तो जीरो हो सकता है या तो कांस्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, तो सॉलिड स्फीयर के केस में दैट इज वीपी आउटसाइड। आउटसाइड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, क्योंकि हम जब भी आउटसाइड निकालते हैं तो हम पूरे बड़े से स्फीयर को चार्ज की तरह या सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, क्यू एनक्लोज है। ठीक है, फिर ऑन द सरफेस वीपी ऑन सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। और इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड में एक ट्विस्ट आता है, इसलिए जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन आ सके एग्जाम में, कि लोगों को ये पता होता है, ये पता होता है, बट इनसाइड के बारे में बात नहीं होती, इसलिए ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। आगे बढ़े, इतनी चीजें क्लियर हो तो बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर हम बात करेंगे मेथड ऑफ इमेजेस की। मेथड ऑफ इमेजेस की। क्लियर है, okay. अब बारी आती है मेथड ऑफ इमेजेस की। तो मेथड ऑफ इमेजेस हम कब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जब हमारे पास ऐसे आपको क्वेश्चन देगा कि ये चाहिए इनफाइनाइट शीट है,
है ना, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है और ये ग्राउंडेड है, ठीक है। और बोलेगा यहाँ पे कोई चार्ज है, तो बोलेगा कि इस कंडक्टिंग शीट और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकालो, क्योंकि ये कंडक्टर है और ये ग्राउंडेड हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक इमेज चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। इसका इमेज चार्ज यहाँ बनाते हैं जो इसके सेम मैग्नीट्यूड का होता है, बस अपोजिट पोलैरिटी का होता है, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल कूलम्स लॉ का यूज करके फोर्स निकालते हैं, वैसे फोर्स यहाँ पे भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या करना, ऑलवेज ट्रीट कंडक्टिंग शीट एज मिरर, मिरर की तरह ट्रीट करना हमेशा कंडक्टिंग शीट को, ठीक है। और उसके बाद जो हमको बोल रहा है कि फोर्स फोर्स बिटवीन राउंडेड शीट एंड रियल चार्ज, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, इमेज चार्ज एंड रियल चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, रियल चार्ज के बीच का फोर्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो या तो हम इमेज चार्ज और रियल चार्ज के बीच में फोर्स निकाले या शीट और इसके बीच में निकाले। अब बट शीट का हमको यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता और हम इसको पॉइंट की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और इसलिए मेथड ऑफ इमेज जो है वो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट जो कि ग्राउंडेड होती है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब जैसे कई बार होता है कि ऐसे दो मिरर दे दिया रहता है ना, जैसे ये दो मिरर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास चार्ज है। अब पूछेगा ये दो मिरर अगर 90 डिग्री में है तो इमेज चार्जेस कितनी फॉर्म करेगा, इमेज चार्जेस जो है वो कितनी फॉर्म करेगा। ये मिरर का कॉन्सेप्ट है, जब हम 9th 10th में मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि दो मिरर्स के बीच में अगर एक चार्ज है तो कितनी इमेजेस बनती हैं, दो मिरर पैरेलल है तो कितनी इमेजेस बनती हैं, वैसा टाइप्स का। तो इसके निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 3, डिग्री जितना भी एंगल दिया है। तो इस केस में कितना दिया हुआ है, और इस केस में दिया हुआ है 90। तो इमेज 4 बनेगी क्या, इमेज 4 नहीं बनती। इसमें फॉर्मूला कैसे ट्रीट किया जाता है, अगर अपन n की वैल्यू ऑड है तब तो इतनी ही नंबर ऑफ इमेज बनेगी, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस सेम रहेगी जितना n है। लेकिन अगर n इवन आता है तो हम इसको n-1 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, ठीक है। और इसमें n नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, n नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया था 4, तो 4 में 1 माइनस करो तो 3, तो 3 इमेजेस बनेगी। एक इमेज क्या बनेगी यहाँ पे, एक इमेज यहाँ बनेगी, कलर से बनाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोग को। एक इमेज बनेगी यहाँ क्यू माइनस, एक इमेज यहाँ बनेगी माइनस क्यू, और एक इमेज बनेगी, एक इमेज यहाँ पे दैट इज सेम पोलैरिटी, जो डायगोनल बनेगी, ठीक है, वो सेम पोलैरिटी की लगेगी, लेकिन जो आमने सामने बनेगी, जस्ट मिरर है ये दोनों आपस में आमने सामने, वो जो है अपोजिट पोलैरिटी की लेकिन सेम आएंगी, ठीक है। समझ आई ये चीज, पूछ लेता है कई बार, बोलेगा कि दो कंडक्टिंग शीट इतने एंगल पे है तो बताओ कितने क्या बोलते हैं, कितनी इमेज चार्ज बनेगी, ऐसे टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस चीज के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को याद रखे रहना। समझ आया। हम्म, ओके।
ठीक। शिवानी जी आपको आ रहा है समझ? आपका रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा मुझे। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कई बार पूछता है, तो सबसे पहले तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको वो निकालने के लिए बोले, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दो चार्जेस, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली जो है हम उसमें करते हैं। 11th-12th में हम बहुत बार इस चीज को देखे, के क्यू बाई आर। एक चीज याद रखना, फोर्स क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसमें से एक चार्ज को कम कर दो, है ना, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर इससे एक आर को भी और कम कर दो, तो हमारा पोटेंशियल आ जाता है के क्यू बाई आर। और इसमें एक चार्ज को बढ़ा दो तो हमारा पोटेंशियल आता है। ये चीज ऐसे याद रखें। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो कि देखा गया है। ठीक है? इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको कभी भी पूछे, अगर रियल चार्ज दिया है ना, जैसे आपके पास ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बोल रहा है इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बताई, तो ये तो हमेशा U इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एक सेकेंड, तो इसके वजह से ये हो जाएगी, मान लो इसका डिस्टेंस डी। ठीक है, तो मान लो ये डी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये रियल चार्ज की वजह से। लेकिन अगर इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया, इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे एक ही रियल था और ये तीन इमेज चार्जेस थे। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, तो वो बोलेगा कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, ये होता है हमेशा के क्यू स्क्वायर बाई डी, जो भी आपका डिस्टेंस होगा। अब ये होता है नंबर ऑफ रियल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ये टोटल चार्ज कितने हैं, एक चार चार्जेस है और रियल चार्ज एक ही है, तो प्रीवियस वाले के केस से एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई, और ये डिस्टेंस डी किसके बीच में होगा, ये डिस्टेंस डी किसी भी एक के रिस्पेक्ट में निकाल दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो डी, और ये टोटल रियल चार्ज कितने हैं, वन, और टोटल चार्जेस कितने हैं, चार्ज। तो उस केस में जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी के क्यू स्क्वायर बाई फोर डी, हाफ हो जाएगी, वन फोर्थ हो जाएगी, जब भी इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन जब रियल चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा तब ऐसा मत करना। अब ऐसे एग्जांपल मान लो आपको दे दे कि ये आपके पास ग्राउंडिंग, ये आपके पास कंडक्टिंग शीट है जो कि ग्राउंडेड है। ठीक है, ये आपके पास कंडक्टिंग शीट है जो कि ग्राउंडेड है, यहाँ पे एक चार्ज है, और बोलेगा कि इस सिस्टम के थ्रू आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो यहाँ इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाना, तो ये माइनस की हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का मान लो डिस्टेंस आर गिवन है एग्जाम में, या इसने बोल दिया कि शीट और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस आर गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि इमेज चार्ज उतने ही सेम डिस्टेंस में फॉर्म होती है विद अपोजिट पोलैरिटी एंड सेम मैग्नीट्यूड। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू आर।
अब नंबर ऑफ रियल चार्ज कितना है, सिर्फ एक ही रियल चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज कितने हैं, दो। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई। लेकिन अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्या लिख के आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2r, और एक ऑप्शन में होगा वैसा भी, है ना। एक एक क्या है इसका आंसर, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। बट ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है, क्योंकि में चार्ज को हम नहीं कंसीडर करते। हम सिर्फ और सिर्फ रियल चार्ज को कंसीडर करते हैं। हम इमेज चार्ज को कंसीडर नहीं करते जब हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम। ठीक है, समझ आई ये चीज। हम्म। आया है कि नहीं आया, आया है तो बता दीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, एक ये इम्पोर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है यूजुअली, है ना। देखा गया है कि अभी हमने क्या देखा था, अभी हमारी शीट ग्राउंडेड थी, अब अगर हमारा स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर ग्राउंडेड है, ठीक है, और इसके सेंटर से एट डिस्टेंस डी मान लो कोई चार्ज है, ठीक है, तो इसमें इमेज चार्ज कहाँ पे बनेगी, है ना, इमेज चार्ज कहाँ पे बनेगी, प्लस एट व्हाट डिस्टेंस बनेगी, व्हाट डिस्टेंस एंड व्हाट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस आर है, तो इमेज चार्ज मान लो इधर बन रही है और वो सेंटर से आर प्राइम डिस्टेंस में है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, माइनस क्यू आर बाई डी, ठीक है। इतने मैग्नीट्यूड की इमेज चार्ज बनेगी विथ अपोजिट पोलैरिटी, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगी, अगर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव। और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, तो आर इज इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर बाई डी, जहाँ पे आर क्या है, हमारा रेडियस है स्फीयर का, और स्मॉल डी क्या है, वो डिस्टेंस सेंटर से जो हमारा रियल चार्ज है उसका डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे हमारी इमेज चार्ज बनती है, और ये डिस्टेंस कहाँ से हम मेजर करते हैं, फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो बस ये इतना ही पूछ सकता है आपको, अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, जैसे बोलेगा, एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सेंटर है, और यहाँ से मान लो बोल रहा है कि 4, हाँ ठीक है, 4 यूनिट जो है हमारा चार्ज रखा है, और इसका मैग्नीट्यूड है +2, ठीक है, और इसका रेडियस दे दिया है 8 यूनिट का रेडियस दिया हुआ है। तो पूछेगा कि फाइंड आउट इमेज चार्ज एंड कौन से डिस्टेंस पे बनेगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्यू प्राइम कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हमारा क्यू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ क्यू, आर रेडियस कितना है 8 यूनिट्स, अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो जो हमारी इमेज चार्ज होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2, तो -4 क्यू जो है ये हमारी इमेज चार्ज फॉर्म होगी। अब कहाँ पे फॉर्म होगी, तो कैसे निकालोगे, आर प्राइम, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और डिस्टेंस डी मतलब 4, कितना हो जाएगा ये 64/4 विच इज इक्वल्स टू 16 यूनिट। अब 16 यूनिट तो रेडियस से बाहर हो गई, क्योंकि 8 यूनिट है, ये 8 यहाँ तक है, ये 12 हो गया 4, तो 16 यूनिट मतलब यहाँ कहीं पे हमारा इमेज चार्ज बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा -4 के क्यू, और जिसका जो और जिसका ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 यूनिट, ठीक है। समझ आया ये ग्राउंडिंग वाला, आया ना अच्छे से समझ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आज लाप्लास भी कराना था मुझे, मैं सोच रही थी कि लाप्लास और बाउंड्री कंडीशन में करा दूंगी, बट लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा शायद, तो ट्राई करते हैं एक बार, जितना हो पाता है उतना करते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। सेम चीज़ है, अलग अलग नाम है, बस सेम चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, पूछा गया है कि अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है या हमारे पास हॉलो स्फीयर है तो उसकी वजह से टोटल, और अगर वो चार्ज्ड है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, इनसाइड आउटसाइड या टोटल, ऐसा टाइप का पूछा गया है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास हॉलो इंसुलेटर है ना, आपके पास हॉलो इंसुलेटर है या आपके पास हॉलो या फिर सॉलिड कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर के केस में इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसको डिफाइन किया जाता है एप्सिलॉन नॉट बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट मॉड ऑफ ई का स्क्वायर इंटू डी टाउ। तो हॉलो कंडक्टर हुआ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिसाइड ही नहीं करती। चाहे सॉलिड हो तो भी जीरो होती है, इसलिए तीनों के लिए सेम रिजल्ट आएगा। हॉलो इंसुलेटर, हॉलो और सॉलिड कंडक्टर, सबकी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इसको यूसीसी से डिनोट किया जाता है, वो होती है ए क्यू स्क्वायर बाई टू आर। और ये निकाला कैसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, हॉलो इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर के लिए पता है ना, अभी मैंने पिछले इसमें बताया आपको, मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आया कैसे फॉर्मूला। कहाँ गया, ये देखो, ये हमने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला, तो ये सॉलिड स्फीयर नहीं, अभी तो हम हॉलो की बात कर रहे हैं। हाँ, स्फेरिकल सिमेट्री, तो ये हॉलो स्फीयर के केस में देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? एक मिनट, ये आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसमें आप चार्ज कहाँ से ला रहे हो, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक। लिमिट को कैसे तोड़ना है, लिमिट क्या है, जीरो से इनफाइनाइट, तो एक जाएगी जीरो से कैपिटल आर की लिमिट और एक जाएगी कैपिटल आर से इनफाइनाइट। तो इस केस में ये वाली फील्ड पुट करना और इस केस में ये वाली फील्ड पुट करना, और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेना, दैट्स इट, ऐसे करना है इसको, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पूछ लेता है कई बार। और इसमें फिर आता है अपना सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है मतलब इंसुलेटर है, ये कंडक्टर के लिए हॉलो और सॉलिड एक ही बराबर है अगर हम इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें। तो इसमें जो यूसीसी होती है बिकॉज ऑफ सिस्टम, वो होती है 3 k q स्क्वायर बाई 5r, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर की भी आती है, तो ये आती है यूसीसी इनसाइड, मतलब इनसाइड की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज जो है वो अंदर भी रिसाइड करेंगे, है ना, तो इनके वजह से पोटेंशियल एनर्जी वो होती है के क्यू स्क्वायर बाई 10r, के क्यू स्क्वायर बाई 10r, यू सी सी इनसाइड, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई 10r। और आउटसाइड की कितनी होती है, तो आउटसाइड की होती है हमारी दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो ये है सेम, आउटसाइड की यही है, बस इनसाइड की बदल जाती है और दोनों को ऐड ऑन करोगे तो टोटल, ये टोटल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गई, या जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, समझ आया, समझ आई क्या बोली मैं। कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं आया हो समझ तो बताओ। उसके बाद लाप्लास और पॉइजन, ही सारी चीजें तो बच ही गई हैं यार। इसको नेक्स्ट, ये मतलब मैं इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दे दूंगी, है ना, जो सारा लाप्लास वगैरह वाला सारा चीजें बच गया आप लोगों का।